हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ये जो वीडियो है आपका, ये क्लास 8 के लिए है। और कल आपने एक छोटा सा पार्ट इसका आपने किया था। और पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 5 सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, यूनिट है 1 और फर्स्ट लेसन ही है आपका जिसका नेम है द मॉडर्न पीरियड। तो द मॉडर्न पीरियड के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे और आपने पीरियड्स इन हिस्ट्री आपने पढ़ा कि हिस्ट्री में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट होता है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। ओके, तो अब हम लोग उसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड पर एक ओवरव्यू, एक संक्षेप में हमको देखना है कि मॉडर्न पीरियड इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ। वैसे तो उसके ऊपर जो लाइन है वहां लिखा हुआ है कि बट इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगैन इन दी 18th सेंचुरी। कौन से सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था? 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था बच्चों। कहां? इंडिया में। ओके, हालांकि वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो अलग अलग देश हैं, वहां पर हर देश का मॉडर्न पीरियड का जो बिगिनिंग टाइम है, जो बिगिनिंग सेंचुरी है, वो क्या है? डिफरेंट है। तो देखिए, देखते हैं किस तरह से भारत में मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग हुई। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओपन कर लीजिए पेज नंबर 5। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर disintegrated into a number of autonomous states and at the same time the British were rising to power। तो क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो मुगल एम्पायर ने क्या कर दिया कि डिसइंटीग्रेटेड यानी कि डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेट मिला दिया बहुत सारे किसको? अ नंबर ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स को, बहुत सारे जो ऑटोनॉमस स्टेट्स थे। तो एक वर्ड होता है बच्चों इंट्रीगेट। इंट्रीगेट क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेट होता है, शब्द आपस में मिला देना, लेकिन जब डिस कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स थे। ऑटोनॉमस किसको कहते हैं? आपने मीनिंग अपने लिखा होगा, जो खुद का शासन करता है, जो स्वशासित होता है, जो खुद अपने राज्य का, अपने डिसीजन का, सभी चीजों के फैसले खुद लेता है। तो और मुगल एम्पायर ने क्या किया फिर कि बहुत सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स थे। ऑटोनॉमस बच्चों जो खुद अपना शासन करते थे, उनको डिसइंटीग्रेटेड कर दिया, अलग अलग कर दिया। और उसी समय एट द सेम टाइम द ब्रिटिश वर राइजिंग टू पावर, और उसी समय जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो भी क्या थे? उनकी भी शक्ति जो है उभर रही थी, सामने आ रही थी धीरे धीरे। In between, the Marathas were trying to emerge as the political heir of the Mughal। लेकिन उसी समय जो मराठा थे, मराठा जानते हैं ना आप लोग, हमारे इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है बच्चों? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मतलब वहां जो रहने वाले लोग हैं वो क्या होंगे? वो मराठा होंगे। जैसे गुजरात में रहने वाले गुजराती, बिहार में रहने वाले बिहारी, पंजाब में पंजाबी, वैसे महाराष्ट्र के जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? मराठा। तो हुआ क्या बच्चों कि उसी टाइम जिस समय ब्रिटिश वर राइजिंग टू पावर, सेकेंड लाइन देखिए, इन बिटवीन द मराठास वर ट्राइंग टू एमर्ज एज द पॉलिटिकल एयर ऑफ द मुगल्स। उसी समय जो मराठा थे वो भी इमर्ज कर रहे थे, उभर रहे थे। किस रूप में? एज द पॉलिटिकल एयर। आपने एयर की स्पेलिंग लिखा होगा, वो HAIR हेयर अलग होता है बच्चों, और ये HEIR एयर अलग होता है। इसको एयर ही हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ये हमने आपको मीनिंग अच्छे से बता दिया था, एज द पॉलिटिकल एयर ऑफ द मुगल्स। तो मराठा जो थे उनको ये लगा कि अब जो है मुगल्स के जो एयर है, जो उत्तराधिकारी है, वो हम लोग हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया उनके साथ में, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो ज्यादा पावरफुल थे। बट दे फेल अ विक्टिम टू देयर एम्बिशंस। लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी वो उनका शिकार हो गए। एंड वर सबड्यूड, और अधीन कर लिए गए। क्या कर लिए गए? अपने वश में कर लिए गए बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा मराठा को भी, जो महाराष्ट्र के लोग थे, उनको भी क्या कर दिया गया? सबड्यूड कर लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया, कब्जे में ले लिया गया। The 18th century was a period of a great political turmoil and economic stagnation। अब जो 18th सेंचुरी थी, आपको मालूम है यहीं से हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। तो जो 18th सेंचुरी थी वो क्या थी? वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, टर्मोइल मतलब उथल पुथल, हलचल, ठीक है। तो स्थिर नहीं था, ये सेम नहीं था, वो बड़ी पॉलिटिकल टर्मोइल थी। एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, और जो आर्थिक व्यवस्था थी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, यानी कि रुक सी गई थी, शांत हो गई थी। ओके बच्चों, इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में। नेक्स्ट लाइन देखिए, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर आर्च राइवल्स। आर्च राइवल्स जानते हैं बच्चों आप किसको कहते हैं? जो एक दूसरे का ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सख्त दुश्मन है एक दूसरे के। तो आर्च राइवल्स थे कौन कौन? फ्रेंच भी
जो यानी कि जो फ्रांस के लोग थे, और ब्रिटिश जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा दुश्मन थे। किस चीज में थे? इन ट्रेड एज वेल एज इन पॉलिटिक्स, यानी कि व्यापार में भी उनकी दुश्मनी थी और राजनीति में भी दुश्मनी थी। द थ्री कर्नाटिक वॉर्स proved decisive in favor of the English। लेकिन जो कर्नाटक हमारा एक राज्य है, आपको मालूम है कि जब आप अगर अपना इंडिया का साउथ देखें ऐसे, तो साउथ में एमपी या महाराष्ट्र के नीचे साउथ का एक स्टेट यहाँ पर है, क्या बोलते हैं उसको? कर्नाटक है। क्या बच्चों? कर्नाटक, जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है। मालूम है ना आप लोगों को? वेरी गुड। तो थ्री कर्नाटिक वॉर्स प्रूव्ड, और जब कर्नाटक के 3 युद्ध हुए तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया, साबित कर दिया, किसके फेवर में? अंग्रेजों के फेवर में, और उन्होंने फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोगों को हरा दिया। ओके, बिटवीन, अब ये कौन सा टाइम था? बिटवीन 1757 एंड 1857 द इंग्लिश स्टैम्प्ड देयर अथॉरिटी ओवर बंगाल एंड अवध। और इसी बीच में इन 100 सालों के अंदर ब्रिटिश ने क्या किया कि जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनका शासन था, उसको स्थापित कर लिया। कहाँ कहाँ बच्चों कर लिया? बंगाल और अवध में। तो यहाँ पर एक हमारा स्टेट है ईस्ट में, अगर हम लोग नॉर्थ यहाँ देखें और साउथ यहाँ, तो ईस्ट आपका ऐसे होगा और आपका वेस्ट यहाँ होगा। तो यहाँ पर ईस्ट है क्या? बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल हम लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होता है। और अवध पता है किसको कहते हैं? हमारे जो लखनऊ रीजन का जो आसपास का एरिया है, अपने यूपी का लखनऊ के जो आसपास का एरिया है, उसको हम लोग अवध स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यस, अवध स्टेट। ओके, तो कहाँ कहाँ अथॉरिटी उन्होंने अपनी स्टैब्लिश कर लिया? बंगाल और अवध में। एंड सब्जुगेटेड, और सब्जुगेटेड क्या कर लिया? फिर अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया द मराठास एंड द सिख्स एंड कॉन्क्वायर्ड बर्मा एंड सिंध। तो अभी बर्मा पहले एक ही देश होता था, फिर उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, अब तो बर्मा अलग है। और सिंध किसको बोलते हैं बच्चों? जो हमारा हिमाचल और पंजाब का जो एरिया है उसको सिंध बोलते हैं। ये सारे एरियाज को उन्होंने सब्जुगेटेड कर लिया, यानी कि अपने वश में कर लिया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड ग्रेट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स। अब जो ब्रिटिश रूल था, जो अंग्रेजों का शासन था, उसका क्या था बच्चों? हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव था। किस किस चीजों में प्रभाव था? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। वो जब वो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा हमारी सोसाइटी यानी कि समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारी संस्कृति में। ठीक है, इट लेड टू अ वेरियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड कल्चरल रिजेनरेशंस। उन्होंने क्या किया? इट लेड, उन्होंने आगे बढ़ाया। वेरियस मतलब अलग अलग तरह की चीजों को। वो कैसी चीजें थी? सोशियो रिलीजियस यानी कि सामाजिक और धार्मिक। इसके अलावा रिफॉर्म्स, उनका सुधार किया, एंड कल्चरल रिजेनरेशन, और तमाम ऐसी पारंपरिक चीजें थी जिनको उन्होंने फिर से रिजेनरेट किया, फिर से उत्पन्न किया। ये सारे प्रभाव पड़े जब वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। यानी कि जब कोई भी आपके ऊपर शासन करेगा तो उसकी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। ओके बच्चों, देखिए आगे, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, और सबसे बड़ा क्या हुआ? इंग्लिश एजुकेशन का जो स्प्रेड था, जो विस्तार था, इंट्रोड्यूस्ड द इंडियंस टू वेस्टर्न साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर। और क्या क्या चीजें उन्होंने हमारे ऊपर, जो उनकी एजुकेशन का हमारे ऊपर फर्क पड़ा, वो थी साइंस यानी कि विज्ञान, फिलोसफी दर्शन शास्त्र, और लिटरेचर यानी कि साहित्य। आज भी हम उनके साहित्य पढ़ते हैं, इसका बहुत बड़ा असर हुआ हमारे ऊपर। एंड थॉट, और ऐसा सोचा गया, एंड गिव राइज टू द हाई आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। और इतना ही नहीं, उनके उसी साहित्य की वजह से हम लोगों ने क्या सोचा? हम लोगों ने सोचा एंड गिव राइज, और उत्थान दिया किस चीज को? टू द हाई आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता के उच्च विचारों को, इक्वलिटी समानता को, एंड फ्रेटर्निटी इन देम। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, आपस में मिलजुल कर रहने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो क्या हो गई? परवेडिंग यानी कि फैल गई द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में। अराउज्ड द इंडियंस आल्सो, और उसने क्या किया? भारत के लोगों को भी अराउज कर दिया, जगा दिया। एट द सेम टाइम, और उसी समय, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि ऊंच नीच, और जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, आपको मीनिंग में हमने बताया होगा कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है। जैसे कि बहुत सारे पहले वर्ल्ड में कंट्रीज थी जहां पर अमीरों के लिए अलग स्कूल होते थे, गरीबों के लिए अलग होते थे। अभी तो ऐसा नहीं है, आप तो सब लोग एक साथ पढ़ते हो। तो क्या था कि उसी समय पूरे विश्व के बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जहां एक्सप्लॉयटेशन, ऊंच नीच और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्रिएटेड अटमोस्ट यानी कि उच्च स्तर पर था, चरम स्तर पर था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिससैटिस्फैक्शन यानी कि लोगों के बीच में अमंग ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सभी, जो समाज के हमारे सभी हिस्से थे, सभी में क्या हुआ? डिससैटिस्फैक्शन आ गया, असंतुष्टि हो गई।
तो फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट मतलब विद्रोह, जब आप किसी के खिलाफ क्या करें? विद्रोह करें। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑलमोस्ट शुक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जब 1857 की लड़ाई हुई, जो विद्रोह हुआ, उसने क्या किया? उसने शुक, हिला दिया द फाउंडेशन यानी कि नींव को, किसकी नींव को? ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश के शासन था, जो ब्रिटिश का शासन था, जो उनका राज्य था, जो लोग राज शासन करते थे, उनकी नींव को हिला दिया। द कंपनीज रूल, और जो कंपनी के रूल थे, नियम थे, वो क्या किए उन्होंने? केम टू एन एंड, और वो एक परिणाम पर आए। एंड द पॉलिटिकल पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द क्राउन इन 1858। और क्या किया फिर कि 1858 में जो पॉलिटिकल पावर थी, जो राजनीतिक शक्ति थी, वो ट्रांसफर कर दी गई। तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।